उसने हमारे लिए मोदी जी पैदा किया कि भाई अब कांग्रेस नहीं आएगी, आप लोगों के लिए मैं मोदी को भेज रहा हूँ। इस हर एक बच्चे को ये बच्चा समझेगा, भाई को भाई समझेगा, बेटी को बेटी समझेगा, बहन को बहन समझेगा, माँ बाप को माँ बाप समझेगा। फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी के आगे ग्रेनेड फट रहा है, पीछे फट रहा है, नीचे क्यों नहीं फटी? हाँ, यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए सर, फिर मैं आपका, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम समुंदर शेख। समुंदर शेख जी, आप बता रहे थे आप आर्मी से? जी, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आर्मी से रिटायर्ड मैं 2001 में रिटायर आया था। तो 2001 में आप रिटायर हुए हैं। 2001 से लेकर ये जो बातें चलते हैं, आप तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, आप जो चीज़ें बताएंगे, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 65 साल। 65 साल है। तो आपने बड़े करीब से चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। तो जो पुराने कश्मीर और नए कश्मीर की परिभाषा चलती है, हम तो लाल चौक का सबने माहौल देखा है, मगर ये जो पीओके जो यहाँ से लगता है, ये बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एओसी बोले या एलओसी बोले, तो यहाँ हालात क्या रहा करते थे? देखो, आपने क्या हालात देखे हैं? हमने ये हालात देखे कि सन 1900 में 1983 में मैं फर्स्ट वोट जो है मैंने कांग्रेस को दिया। अच्छा, कांग्रेसी हैं आप पुराने? हाँ तो फर्स्ट वोट ही मेरा जो था वो 83 में पड़ा। तो 83 में मैंने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि कैंडिडेट यहाँ करना का था। फिर उस वक्त से लेकर 2017 तक मैं अपने इस कश्मीर का हालात देखता था। यहाँ किसी किस्म की भी सरकार की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, सिर्फ राशन मिलता था। जब फर्स्ट में मैं स्टोर में आया तो उस वक्त 20 रुपए की गुनुम मिलती थी हमें। गुनुम क्या होता है? कणक। अच्छा, कणक 20 रुपए की 40 किलो मिलती थी, लेकिन हर एक आदमी को 5 किलो मिलती थी। हर घर को, एक मेंबर को नहीं, हर घर को 5 किलो मिलती थी। और जब बर्फ पड़ जाती थी तो वो राशन जो है हम लोग खुद चौकी बल से कंधे पर उठाकर इधर पैसे जमा करते थे और घर ले जाते थे। ये हालात मैंने यहाँ के देखे सन 1976 में, 77 में, 78 में, 79 में, 80 में, 84 में मैं आर्मी में चला गया। जब मैं फ़ौज में चला गया, जब भी मैं छुट्टी आता था तो अपना बिस्तरा खुद चौकी बल से उठाता था, अपने घर में पहुँचाता था पैदल। शाम को 8 बजे 9 बजे वहाँ से निकलते थे और सुबह 6 बजे घर पहुँचते थे। पूरी पूरी रात हम पैदल चलते थे, कोई गाड़ी का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो उसके बाद में 2001 में गाड़ियाँ चली। उस वक्त मेरी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में थी। जब मैं कुपवाड़ा में आया तो मैं बोला भाई ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? बोला करना से। मैं बोला क्या साधना बंद नहीं है? बोला नहीं, साधना गाड़ियाँ चल रही हैं। तो फिर इसी तरह आस्ते 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 जब बीजेपी की हुकूमत जैसे यहाँ पहुँची तो उन्होंने हर गांव में रोडें शुरू की। पहले सबसे पहले सड़क बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सड़क बनाना शुरू किया। इस जगह पर 1 टन आती थी, आज 18 चक्की आ रही है। उसके बाद में गरीबों के लिए उन्होंने शौचालय शुरू किए। फिर उन्होंने गरीब औरतों और मर्दों के लिए 200 से 1000 रुपया पेंशन शुरू की। बूढ़ी बूढ़े के लिए हो गया 24,000, 6,000 रुपया किसान वाला हो गया 30,000। चावल फ्री के, गैस फ्री की और बिजली हर घर को इस वक्त चालू है। जितने भी मतलब है। उसके बाद पंचायती राज आ गए तो लाखों रुपए हर एक पंचायत को मिले। यही सबसे बड़ा सवाल होता है। देखिए, हम दिल्ली में बैठे होते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। चर्चाएं तो बहुत होती है डीडीसी और पंचायती राज की, मगर असल मायने में वो आने के बाद क्या बदला आपके यहाँ से? देखो, जब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से बदले? वो जब पंचायतें यहाँ डिप्लाई होगी तो पंचायतें को हर एक पंचायत को मतलब 20-20, 30-30 लाख रुपए आ गया। तो हर एक वार्ड मेंबर जो है उसको 3-3, 4-4 लाख रुपए आ गया। तो जिस वार्ड मेंबर के 30 घर थे तो 30 घरों में 4 लाख 5 लाख रुपए का काम शुरू हो गया। उस काम से, उस पैसे से उनके रास्ते शुरू हो गए, एक दूसरे से वो जुड़ने लगे। उसके बाद में मतलब ये जो अपने खाना बनाने वाली सांद्री है,
इसके खड्डे शुरू हो गए। हर आदमी को, हर चूल्हे को 3-3 हज़ार रुपये का खड्डा दे दिया। हर एक घर को जिसको मतलब है अपना बाथरूम नहीं था उसको 12,000 रुपये का बाथरूम दे दिया। वहाँ से गरीब जो हैं वो थोड़ा डेवलपमेंट हो गए और हर एक शख्स के पास 5 लाख रुपए का मेडिकल कार्ड इशू हो गया, आयुष्मान वाला। क्योंकि जिस बीमार को कोई भी किसी किस्म की, कई तो बेमौत मार गए, जिनको 10,000 रुपया खर्चा जेब में नहीं था, पथरी थी, पथरी ने जोर किया तो गुर्दे बैठ गए, जब गुर्दे बैठे तो दुनिया से चल पाए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप आर्मी से आते हैं, आर्मी को लेकर जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोना रोता है कि इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है, कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। एज अ सैनिक, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आपके लिए आर्मी की अहमियत क्या है? आपके लिए आर्मी क्या अहमियत रखती है? जो पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया में चलाता है उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, ये सियासती जो कश्मीर के सियासती लीडर हैं, ये पाकिस्तान से जुले मिले हैं। अच्छा। हमारे लीडरों, कश्मीर के लीडरों की और पाकिस्तान की लीडरों की आपस में भाईचारा है। अगर पाकिस्तानी ये बयान नहीं देंगे तो वो कश्मीर में कैसे घुसेंगे? अगर वो कश्मीर में नहीं घुस सकते तो अब्दुल्लियों की सीटें कहाँ से निकलेंगी? आज़ादी का सपना दिखाया गया, ये आज़ादी का सपना दिखाया गया, लेकिन हमारा कश्मीर जो है ये आज़ाद है, उनका कश्मीर जो है वो कैद है। हम तो ये बोलते हैं कि वो कैद हैं, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद क्यों हैं? कि अभी हम ये तुरंत हम आज़ाद हुए, पहले हम भी आज़ाद नहीं थे। जब से ये अदारा टूटा हम आज़ाद हो गए। 370 और 35 से। हाँ, इससे हम आज़ाद हो गए। कैसे आज़ाद हुए? वो तो कहते हैं कि कश्मीर का ताज था, कश्मीरियों से छीन लिया गया। देखो, कश्मीरियों से सिर्फ हथियार छीने गए, जो पत्थर मार रहे थे वो पत्थर छीने गए, वो उनको अभी उठाने का मौका नहीं मिलता है। जब उनको ये मौका नहीं मिला तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। इनके पास कोई ऐसा है ही नहीं है पॉइंट के, जिस पॉइंट के ऊपर ये पब्लिक को ये बोलें कि हमने आपको ये चीज़ दी है, हमें वोट चाहिए, ये नहीं मांग सकते। जब इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया ना एनसी ने दिया। अब तो कांग्रेस ही रहे हैं। कांग्रेस को भी मैंने वोट दिया है। अभी ये देखो कि कांग्रेस के भाजपा ही हो गए। हाँ बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं। पार्टी जो भी हिंदुस्तान के अंदर आएगी, जो ईमानदारी से काम करेगी, हम उसके साथ हैं। तो भाजपा पे आपको भरोसा क्यों हो गया? जब जितने इन्होंने ऑर्डर किए इतना मतलब वो उन्होंने करके दिया। अच्छा, इंडियन आर्मी के हिसाब से जैसे कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं अगर 2014 से पहले आर्मी की कंडीशन की बात करूं और 2014 के बाद की आर्मी की कंडीशन की बात करूं तो आपको क्या बदलाव दिखाई दिया? देखो मेरी बात सुनो, दुनिया भर का हमने इसके बीच में बदलाव देखा। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी 2200 रुपया पेंशन थी। आज मेरी पेंशन जो है 33,000 है। कितनी? 33,000 मेरी पेंशन है। मेरा परिवार उससे गुजर बसर करता है, आराम से 2 टाइम की रोटी खा सकता है जी। लेकिन वो वक्त थे कि जिस वक्त हम नौकरी कर रहे थे, उस वक्त हमारे बच्चे 2 टाइम की रोटी सही नहीं खा सकते थे। अरे 700 रुपया, 710 रुपये तनख्वाह थी, 700 रुपये का क्या आता था? कुछ भी नहीं। अपनी मुश्किल से अपने यूनिफॉर्म तैयार होते थे, आने जाने का किराया ख़त्म हो जाता था। जैसे हम सुनते थे कि उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी, बड़ी समस्या आर्मी को फेस, वहाँ से अगर गोली चलती थी तो यहाँ दिल्ली फ़ोन जाता था, तब वहाँ से गोलियाँ चलाई। देखो उस वक्त ये था कि कांग्रेस ने ये कानून रखा था कि जब तक दिल्ली से आर्डर नहीं निकलेगा, फौजी को गोली मारने का कोई अधिकार नहीं है। जब पाकिस्तान के साथ हमारी किसी वक्त भी अगर मुठ झपेड़ हो जाती थी तो आर्डर मिलने तक हमारे जवान जो है ये दुनिया से चले जाते थे। ये कंडीशन थी। ये हमारी बहुत ऑर्डर आता रहता था, यहाँ जवान मर जाता था। लेकिन आज मैगजीन चढ़ी नहीं और आर्डर बैरल के बीच में पड़ा नहीं। आज किसी से आर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे मोदी जी ने डायरेक्ट आर्डर दे दिया कि भाई जहाँ भी दुश्मन मिलता है ठोक दो उसको। और इस इलाके की हालत तो बहुत ही खस्ता थी। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या था यहाँ पे, क्या हालात थे? इधर की सीमावर्ती क्षेत्र है। देखो इधर की हालात जो थी वो क्या बताएं हम। बताएं, देश आपको सुन रहा है, देश जानना चाहता है।
ऑल इंडिया। यहाँ 2 टाइम की रोटी हम लोगों को नहीं मिलती थी। हाँ। यहाँ ऐसा था, बाजरा आप लोगों की साइड में होता है, कंगनी आप लोगों की साइड में होती है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ भी कमाते थे, उसका आटा पीस कर हम रोटी बनाकर खाते थे। ये गरीबी का आलम था। गरीबी का आलम था, स्टोर में राशन नहीं देते थे। दान हमारी इतनी होती है जितनी 4 महीने के अंदर खा लेते हैं, और उस वक्त नफरी भी कम थी। आज तो नफरी भी भाई, जहाँ 1 मकान था आज वहाँ 30 मकान है उस परिवार के, लेकिन सब 2 टाइम की रोटी रज के खा रहे। आपसे वो दौर समझना चाहता हूँ जो आतंकवाद की बात हम सुनते हैं, वो क्या हालात यहाँ, क्योंकि मैंने लोगों से बात करी यहाँ पे जो नदी है, जो जिसे नीलम नदी पाकिस्तान बोलता है, हम कृष्ण गंगा बोलते हैं, वो जो नदी है वहाँ बताते थे कि चढ़ के वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी आती थी और जो मिलता था उसका गला काट कर गला लेकर देखो वो बात की बात है। उससे पहले जो है जो नीलम दरिया है उसकी पारली साइड में हम थे। अच्छा। वो जो ऊपर वाली टेकरी है उसके ऊपर मद्रास की यूनिट थी, ब्रिज को तोड़ा गया और नफरी वहाँ ख़त्म कर दी। ये बॉर्डर जो था ये चनीपुरा की परली साइड में एक छोटी जैसी डेयरी है, उसके ऊपर था। ये जो है प्राड़ा, वो क्या दानी जीतरा, ये उनके साथ लग चुका। पार करके वहाँ हमारा बॉर्डर लगता था। हाँ, पहले हमारा उधर लगा। कब खत्म हुआ नदी पार वाला? नदी पार वाला जो है ये 65 की लड़ाई में ख़त्म हो गया। 65 की लड़ाई में वहाँ से यहाँ कब्जा लिया उन्होंने। हाँ, वो उन्होंने रख लिया, ये इधर आ गया। कबलियापुर कबलाए थे यहाँ पे, मंदिर भी शादा मंदिर सारा तोड़ दिया था, मैं देखा। हाँ, ये जो है ये 65 की लड़ाई में ये ख़त्म हो गया था। तो यहाँ हालात क्या थे जो आतंकवाद का दौर था, जैसे सड़कों पे यहाँ से हम सुनते हैं गोला आता था, घरों पे लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर थे। देखो यहाँ ऐसी शलंग होती थी, कई लोग जो हैं इस वक्त भी उनको टांगे नहीं हैं। अच्छा। लंगड़े हैं, कई हैं जिनकी ये बाजू नहीं है, कई लोग जो हैं दुनिया से ही चले गए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यहाँ कुछ नहीं दिया। जब यहाँ जलजला हो गया सब लोग मतलब घर से बेघर हो गए, तो 1 क्विंटल चावल दिया उन्होंने और 1 लाख रुपया दे दिया मकान के लिए, जो कि आज सरकार जो है वो 3 लाख रुपया बाथरूम के लिए दे रही है। उन्होंने हमारे को दिया 1 लाख रुपया, क्या हम बाथरूम बना रहे थे? मैंने सामने मतलब सोनिया जी को वहाँ बोला, मैंने बोला सोनिया गांधी यहाँ आई थी, मैं बोला ये आप देखो कि शिमशाबरी के ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है, अब साधना के ऊपर भी बर्फ़ पड़ गई, तो हम खेत में बैठे हुए हैं, हमारा क्या होगा? और 10 दिन में बर्फ़ पड़ेगी, हम लोग ठंडी से मर जाएंगे। उससे पहले हमारे को ये चेक जो हैं ये मिलने चाहिए। बोला कोई बात नहीं है, हम आपको जल्द से जल्द चेक भेजेंगे और आप लोग अपने लिए मकान बनाएंगे। मकान क्या बनाए उन्होंने? पहली किस्त दे दिया 40,000, दूसरी दे दिया 60,000। 40,000 वाली जब बर्फ़ पड़ी तो खा लिया, तो 60,000 के छत बना लिए। उसके बाद में जो सरकार के मुलाजिम थे, पेंशन थे, उन्होंने लोन निकाला है, तो उन्होंने अपने मकान बनाए। अब जो बेचारे बिल्कुल गरीब थे वो अभी तक भी नहीं उठ सके। अब कह रहे उस समय जो सियासतदान थे वो पैसा हड़प लिया करते थे, लोगों का पैसा पहुंचता नहीं था ना, इधर कुछ नहीं आया। इधर ना कोई कांग्रेस का फंड लगा, ना एनसी का लगा, ना पीडीपी का लगा, भाजपा का लगा। बस जो भाजपा ही हो गए। जो भी आज तक फंड्स लगा, ये 10 साल के बीच में ये करना जो है ये दिखाई दे रही है। ये बड़ी प्यारी है आपकी, सड़क वड़क से आए इतना, पहाड़ों पे इतनी अच्छी सड़क है। अब देखो ना, कांग्रेस बोलती है कि मैंने बहुत कुछ किया। नेहरू टेंडर है, श्रीनगर और जम्मू को आपस में ज्वाइंट करती है, चाचा नेहरू ने बनाई हुई है, उसी के नाम पर है। उसके बाद में कांग्रेस ने कितने साल मतलब हुकूमत किया, लेकिन जम्मू से श्रीनगर तक कोई टेंडर नहीं निकाल सकी। अब गिनती करो कि भाई इस सरकार ने जम्मू से श्रीनगर तक कितनी टेंडरें निकाली? हाँ, टेंडर कितनी निकाली? और उन्होंने ट्रेन भी बचा दिया कुपवाड़ा तक, सोपर तक, श्रीनगर तक आ जाएगी। श्रीनगर तक नहीं, बारामूला तक पहुंच गई है, वो तो चल रही है, इलेक्ट्रिक वाली है, बनिहाल से जो। हाँ, तो अगर कांग्रेस का राज होता तो वो चाचा नेहरू के टाइम की जो टेंडर है उससे हम चलते रहते। एक दिन चलेंगे श्रीनगर से, दूसरे दिन जम्मू। ये पुराना कांग्रेसी बोल रहा है। उन्होंने कुछ नहीं करके चीजों को बदल देता है, कांग्रेसी को भाजपा ही बना देता है। बस कांग्रेस को भाजपा ही ने नहीं बदला। आप तो बदल गए। उसने हमारे लिए मोदी जी पैदा किया कि भाई अब कांग्रेस नहीं आएगी, आप लोगों के लिए मैं मोदी को भेज रहा हूँ। इस हर एक बच्चे को ये बच्चा समझेगा, भाई को भाई समझेगा, बेटी को बेटी समझेगा, बहन को बहन समझेगा, माँ बाप को माँ बाप समझेगा। फिर उसने इंडिविजुअल शुरू किया,
बच्चों के लिए ये मुराद सरकार की तरफ से, मेरी बहनों को ये मुराद मेरी तरफ से, मेरी माँ बापों को जो है 1000 रुपया पेंशन, उसने कोई ऐसा गरीब नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में तो सब बोलते हैं आप लोग परेशान हैं आपकी आज़ादी के, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं कह रहे हैं हमको लड़ना है, कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलानी है। देखो आज़ादी यहाँ की हुकूमत कहती है, उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा होता है कश्मीर की आज़ादी। नहीं, वो होगी बर्बादी, वो होगी कश्मीर की बर्बादी। जैसी पहले बर्बादी थी वो हमारी वही हालात कराना चाहते हैं। रात को नींद हराम, दिन को बाहर निकलना हराम। सो सुबह बच्चा निकलेगा, शाम को वापस नहीं आता है। जो सुबह लड़की गई, शाम को वो वापस नहीं आई। तो हम हाथ जोड़ते हैं उस पाकिस्तान को कि ऐसी बातें वो ना करे। हम जहाँ बैठे हुए हैं वो तसल्ली से बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या रवैया, वो भी कह रहे हैं कि हम नया कश्मीर, क्योंकि अब थोड़ा चुनाव पे भी बात कर ले तो चुनाव वो नया कश्मीर बनाने को कह रहे 370 1953 35 से हम कश्मीर को देंगे। देखो मैं आता हूं दादा आपके पास भी। हाँ। अगर वो नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर इसीलिए वो बना रहे हैं कि पहले पत्थर जो हैं वो सड़कों के नीचे दब गए हैं। जी। वो वेब उखाड़ के निकाल हाँ, वो उखाड़ कर हमें मारेंगे और फौज को मारेंगे, सीआरपी को, बीएसएफ को और पुलिस को। आपने भी सामना किया था 2001 तक ड्यूटी में, कभी पत्थरबाजी का सामना? और देखो मेरी बात सुनो, मैं सन 1987 से लेकर 2001 तक मैं पूरे कश्मीर में घूमा, ड्यूटी मैंने किया है। वो मुझे पता है कि वो ड्यूटी कैसी थी और क्या थी। क्या फेस करते थे, कैसा माहौल होता था, कैसे आतंकवादी घूमते थे, कैसे आप बस उसको सुबह जब निकलते थे शाम का हमें ये भरोसा नहीं होता था कि हम वापस अपनी यूनिट में लौटेंगे। हमने 200 मिलिटेंट भी इकट्ठा देखा दरबार करते हुए, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि कभी दो भी नहीं मिले। एज ए आर्मी मैन जब आप ये सुनते थे कि आपके साथियों की गर्दन काट कर वहाँ पाकिस्तानी ले जाते थे, धड़ यहाँ बच जाता था, कई बार तो धड़ को भी उठा ले जाते थे, कई बार शरीर भी नहीं मिल पाता था, तो आपके ऊपर क्या बीतती थी? देखो जिस वक्त ऐसा हम सुनते हैं उसलिए हर एक फौजी का दिल जो है वो टूट जाता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों। कश्मीर में आपको काम करना होता था, आप सोचते नहीं थे कि हमारे साथ भी हो सकता है कि ये कल जब हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमें बोलेंगे भाई कहाँ रहते हैं, भाई हम तो कश्मीर के हैं। तो फिर वो हमें नफरत से देखते हैं कि वही लोग हैं जिनके इलाके में मेरा बाप मरा, जिनके इलाके में मेरा भाई मरा। तो हम ये सोचते थे कि बाकी स्टेटों में बिल्कुल शांति है तो हमारे कश्मीर में क्यों बर्बादी है। यही सवाल होता है, कश्मीर आखिर शांत क्यों नहीं रहने दी गया, और 2019 के बाद से शांति कैसे बहाल होगी? अगर कश्मीर शांत रहेगा तो ये रोटी कहाँ से खाएंगे यार। फिर मुड़कर वही बात आई, एनसी कैसे खड़ी होगी, पीडीपी कैसे खड़ी होगी, फिर इनके आग तो खत्म हो गई, इनकी अब्दुल्ला सरकार खत्म होगी ना। तो कश्मीरियों का खून पर खड़ा होगा क्या? तो और किस पर खड़ा हो रहा है? अरे शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ले की गाड़ी के आगे ग्रेनेड फट रहा है, पीछे फट रहा है, नीचे क्यों नहीं फटी? जी। आम फौजियों की गाड़ी के नीचे बम फटता है, नीचे फटता है ना, उसकी गाड़ी के आगे फटता है और पीछे फटता है। क्यों फटता है, नीचे क्यों नहीं फटता? और वो तो आज कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उमर अब्दुल्ला आके कहते हैं अमित शाह भरमाए नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ देखो एनसी ने कितनी लड़ाई किया। पहले इन्होंने वेपन वाले पैदा किए, जब उनके ऊपर एक्ट लगने लगे तो वो काम इन्होंने ख़त्म किया, तो पत्थर वाला काम शुरू हो गया। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों कश्मीरियों को इन्होंने मरवाया है, हज़ारों पहाड़ियों को मरवाया, हज़ारों गुजरों को मरवाया, हज़ारों बकरवालों को इन्होंने ख़त्म किया। और किसी की सियासत नहीं है, हमारे खून की सियासत है ये, बस। आप कह रहे हैं कि लाशों को ढेर पर कुर्सी लगाकर बैठे थे जनाब, बस। ओके, ये कश्मीर के हालात थे, ये कश्मीर के हालात थे। एनसी ने कश्मीर का नाम ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन शुक्र उस खुदा का जिसने मोदी को भेजा, कश्मीर दोबारा कश्मीर बन गया। अब 19 के बाद से लाशें नहीं, लाशें क्या, आज मुर्गा भी कोई मार नहीं सकता है।